हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज का ये जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। अगर आप वे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि देखिए, औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा शब्द आया है ना, औपनिवेशीकरण, देखिए इसका मतलब होता है कि जब अंग्रेजों द्वारा किसी दूसरे देश के ऊपर अपने साम्राज्य का स्थापना किया गया था, और जब वे सभी देश अंग्रेजों का विरोध करके, विद्रोह करके उनके गुलामी को अस्वीकार कर दिया, उनके गुलामी से मुक्ति पा गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औपनिवेशीकरण बोला जाता है। यानी अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होना ही औपनिवेशीकरण कहलाता है। चलिए देख लेते हैं इसको और अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए कि औपनिवेशीकरण से तात्पर्य उस युग से है जिस युग में यूरोपीय देशों ने इतिहास के आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेशों की स्थापना की और 20वीं शताब्दी के अंत तक उपनिवेशिक देशों का शोषण किया। आधुनिक युग में अंग्रेजों ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि उनके साम्राज्य का सूर्य कभी अंत ही नहीं होता था। अंग्रेजों ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, किंतु 20वीं शताब्दी के अंत तक सभी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। इसे ही उपनिवेश का अंत कहा जाता है, उपनिवेश का अंत कहा जाता है, या इसको भी उपनिवेशवाद कहा जाता है, या इसे और औपनिवेशीकरण भी कहा जाता है। आगे देखिए कि स्वतंत्रता, यहाँ से स्वतंत्रता का से विदेशी अधिपत्य से मात्र मुक्ति पाना ही नहीं, यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य सिद्ध हो। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब हुआ कि अपने राष्ट्र का एकीकरण करना, अपने राष्ट्र में एकजुट लाना। स्वतंत्र होते ही राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई, लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक दृष्टि से अस्थायी एकीकरण किया जाए। ओके, तो देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से क्या परिवर्तन आया। सामाजिक प्रभाव, लंबे उपनिवेशिक शासन और औपनिवेशिक शक्ति द्वारा अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा के उपनिवेशों में लादने के कारण उपनिवेशों में पश्चिम संस्कृति का प्रचार हुआ। पाश्चात्य संस्कृति के प्रसार के कारण उपनिवेशों की विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति को हानि पहुंची। औपनिवेशिक सत्ता की समाप्ति के बाद भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बना रहा, जैसे भारत, पाकिस्तान और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में अंग्रेजों को संपर्क भाषा के रूप में, अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता रहा। यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक जो प्रभाव हुआ कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बनाया था, वहाँ वहाँ पर उन्होंने अपने संस्कृति का भी प्रभाव डाला था। जैसे उन्होंने एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, जिससे उस देश की जो संस्कृति थी विलुप्त हो गई थी। आगे देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव को। ओके, राजनीतिक प्रभाव देखिए
कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका और रूस दो महाशक्तियों के रूप में उभरे तथा उनमें शीत युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए शीत युद्ध क्या होता है ना, कि शीत युद्ध एकदम सामने सामने हथियार या बंदूक या बम से नहीं किया जाता है, ये कॉपी कलमों से राजनीतिक रूप से कूटनीतिक रूप से किया जाने वाला युद्ध है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि किसी देश जब कोई एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का शिकायत करता है, ठीक है, उसके बारे में बुराई करता है, उसके मुंह पर नहीं उसके पीठ पीछे, तो इस तरह का जो वार होता है ना उसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ओके, तो ये शीत युद्ध जो था शुरू हो गया था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। ये दो राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए तत्पर हो गए। नए राष्ट्रों के समक्ष यह चुनौती उत्पन्न हुई कि किस पक्ष में सम्मिलित हो अथवा दोनों पक्षों से अलग रहे। नए स्वतंत्र राष्ट्र भौगोलिक रूप से किसी भी गुट के पड़ोसी नहीं थे और इन राष्ट्रों ने स्वयं को दोनों गुटों से दूर रखने का प्रयास किया। आगे देख लीजिए, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्र निर्धनता, भूख और निरक्षरता तथा जातीय संघर्ष से जूझ रहे हैं। यह समग्र रूप से तृतीय विश्व कहलाते हैं। तृतीय विश्व गरीब और देशों का आर्थिक विकास करना यहाँ से देख लेते हैं। समग्र रूप से तृतीय विश्व कहलाते हैं। तृतीय विश्व गरीब है और देश का आर्थिक विकास करना इनकी पहली प्राथमिकता है, अतः इन्हें विकासशील देश भी कहते हैं। तृतीय विश्व में भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, सभ्यता के लोग हैं, अतः यह एक समरूप नहीं है। फिर भी तृतीय विश्व युद्ध में एकता स्थापित हुई। आपका 1961 ईस्वी में तृतीय विश्व के बेलग्रेड सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। उसके बाद देख लीजिए आप कि नए स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित होने लगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय सहयोग को स्थापित करने के लिए एशियन, उसके बाद सार्क आदि संगठनों की स्थापना हुई। अब देखिए इसके आर्थिक प्रभाव को देख लीजिए कि जॉन केनेथ गलब्रेड के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई औपनिवेशीकरण के पीछे आर्थिक कारण थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ए जर्नी थ्रू इकोनॉमिक टाइम में लिखा, इतिहास की किताबों में औपनिवेशिक युग के अंत को उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की विजय तथा औपनिवेशिक शक्तियों के अंत के रूप में मनाया जाता है, परंतु अक्सर इनके पीछे क्या होता है, रुचि या फिर अरुचि छिपी रहती है। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के पश्चात औपनिवेशिक शक्तियों को कुछ आर्थिक हानि उठानी पड़ी, पर उपनिवेशों को मुक्त करने से उपनिवेशों के संभालने के खर्चे से मुक्त हो गए। इससे उनकी हानि की क्षति पूर्ति हो गई। औपनिवेशिक शासन के लंबे दौर में होने वाले शोषण के कारण उपनिवेश अत्यंत ही गरीब और पिछड़े रह गए थे। जब वे स्वतंत्र हुए तो उनके समक्ष राष्ट्र के निर्माण की चुनौती खड़ी थी, अतः इन राष्ट्रों ने विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किए। राजनीतिक दृष्टि से
संप्रभु होने के बाद भी आर्थिक सहायता के नाम पर कई बार ये राष्ट्र नौ साम्राज्यवाद के चुंगल में फंस गए। एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न और शक्तिशाली देशों के आर्थिक शोषण के शिकार बन गए हैं और इन राष्ट्रों के राजनीतिक स्वतंत्रता यथार्थ नहीं रही, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र ने यहाँ अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। नौ साम्राज्यवाद के प्रभाव स्वरूप तीसरे विश्व के राष्ट्र कच्चे माल के उत्पादन राष्ट्र बन गए तथा इनका विकास अवरुद्ध हो गया। तो आपने इसको देखा होगा कि जो अभी औपनिवेशीकरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। आप इसे अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।